हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम बेसिकली बात करेंगे रोहतक और इंदौर के कंपैरिजंस के ऊपर कि किसका कंपैरिजन, किस चीज़ का कंपैरिजन। बेसिकली वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट इज क्वांट, कि क्वांट में किस तरीके से रोहतक और इंदौर का पेपर वेरी करता है, हमको क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। बेसिकली कि अगर मेरे को इंदौर के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली इंदौर के बारे में सोच रहा हूँ, तो इंदौर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को क्वांट में किस तरीके की मेरी स्ट्रैटेजी होगी, बेसिकली किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के अंदर। अगर मैं इंदौर के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं रोहतक के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन रोहतक। तो रोहतक की प्रिपरेशन इंदौर की प्रिपरेशन से कैसे अलग होती है, कि रोहतक के अंदर क्या अच्छा रहता है, क्या टफ साइड में रहेगा, ऐसे कौन से चैप्टर्स रहेंगे जो मेरे रोहतक के अंदर आते हैं इंदौर में नहीं आते हो, या इंदौर के अंदर आते हो रोहतक के अंदर नहीं आते हो। अच्छा, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि टफ रहेगा क्वांट सेक्शन में इंदौर के साइड में, और रोहतक के साइड में क्या वो इजी रहेगा या टफ रहेगा। ऐसे कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो मेरे को हमेशा रोहतक के अंदर ज्यादा मिलते हैं, इंदौर के अंदर बेसिकली कम मिलते हैं। तो हम ये सारी की सारी बातें आज करने वाले हैं। बेसिकली आज जो अपना टॉपिक है बेसिकली दैट इज नथिंग बट योर क्वांट सेक्शन, इंदौर वर्सेस रोहतक क्वांट सेक्शन ब्रेकडाउन। अगर आज हम देखेंगे तो हम इसके बारे में ही पूरी आपसे बात करेंगे कि हाँ, कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इन्हांस करना है, कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करता हूं, सिर्फ पेपर पैटर्न की बात करें तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर रोहतक की, तो रोहतक क्या कहता है कि रोहतक की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो रोहतक कहता है कि 40 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने हैं। आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बेसिकली 40 पढ़ेंगे इसके अंदर, आपके रोहतक के अंदर। एंड और ये टोटली क्या होते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। ये टोटली आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एक सेकेंड, हाँ, ये टोटली आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट अब यहां पर बात करता हूं मैं इंदौर की, तो इंदौर का जो पेपर होता है वो दो पार्ट्स में होता है। दो पार्ट्स का मतलब क्या है, दो सेक्शंस। दो सेक्शंस मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक सेक्शन जो होता है वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है एमसीक्यू टाइप। तो बेसिकली रोहतक सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पैटर्न पे ही पूछता है, बट इंदौर क्या करता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप पूछेगा और एक एमसीक्यू बेस्ड पूछेगा। अब बात आती है कि सर शॉर्ट आंसर क्या होते हैं। शॉर्ट आंसर वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमने हमेशा बचपन से देखे हैं। यानी कहने का मतलब 10th और 12th का पेपर, आपको याद होगा 10th और 12th के पेपर्स में क्या होता था कि आपके पास क्वेश्चन आता था, आप उसे सॉल्व करते थे और पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो और फिर आंसर निकालते हो। हमें यहां पर स्टेप्स से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट आंसर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, नॉर्मल बेसिक सी बात करूंगा कि 3+4, तो 3+4 क्या होता है, 7 होता है। तो शॉर्ट आंसर में हमें क्या करना होता है, हमें बस आंसर को टाइप करना होता है। जस्ट टाइप द आंसर 7, नथिंग मोर देन दैट। कोई मतलब नहीं है बाकी सारी चीजों से, सिर्फ और सिर्फ मेरे को आंसर से मतलब है। मैंने 7 टाइप किया तो 7, अगर आंसर आया मेरा तो 7 लिखिए, 8 आता है तो 8 लिखिए। तो शॉर्ट आंसर क्या होता है, बेसिकली एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके सिर्फ आंसर से मतलब है, स्टेप स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही अपना आंसर टाइप करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में आपको पता है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 में से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पे एक एडवांटेज रहती है एमसीक्यू बेस में। एडवांटेज क्या रहती है, क्योंकि कितनी बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही पकड़ के कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास और मैं ऑप्शन से ही डिपिक्ट कर सकता हूं कि अच्छा ये हो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, अच्छा यही होगा, तो डायरेक्टली मैंने आंसर को टिक कर दिया। तो बेसिक सी बात है कि यहां पर क्या होता है, ये एक एडवांटेज आपको एमसीक्यू में मिल जाता है। तो रोहतक आपको ये पूरा एडवांटेज देता है। आपको बेसिकली देखा जाए तो कि हम तो एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, हमें बाकी किसी चीज से मतलब ही नहीं है, रोहतक ये कहता है। बट अगर मैं बात करता हूं इंदौर की, तो इंदौर यहां पर आपको क्या कर देता है, एक नॉट एडवांटेज पोजीशन में खड़ा कर देता है, एक डिसएडवांटेज है यहां पे, और 30 एमसीक्यू दे देता है। यहां पे आपके पास क्या हो जाता है, एक एडवांटेज क्लियर होता है कि बहुत अच्छा खासा एक मिल गया मेरे को कि हाँ यार एमसीक्यू करना है, तो एमसीक्यू में यहां पे एक एडवांटेज क्रिएट होता है। अब एक बहुत खतरनाक बात जो मेरी सुनिएगा, हमें लगता है हमेशा एमसीक्यू इजी होते हैं एज कंपैरेटिव, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट मैं इंदौर के पेपर की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। इंदौर में थोड़ी सी चीजें उल्टी हैं। जैसे अगर मैं अभी के पेपर की बात करूं, 2025 के पेपर की बात करूं, तो मैक्सिमम लोग शॉर्ट आंसर को बहुत अच्छे से कर पाए हैं।
मैक्सिमम लोग शॉर्ट आंसर्स को बहुत अच्छे से कर पाए हैं एज कंपैरिजन टू योर एमसीक्यू। एमसीक्यू वर स्लाइटली टफ रादर देन जस्ट गोइंग फॉर योर शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर इजी मिल गए और मेरे को क्या हो गया, एमसीक्यू टफ। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हमेशा क्या रहती थी कि मेरे को हमेशा शॉर्ट आंसर टफ मिलेंगे और एमसीक्यू हमेशा इजी मिलेंगे। तो यहां पर एक मिथ ब्रेक हो गया। ये मिथ क्या है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको हमेशा शॉर्ट आंसर्स टफ मिलेंगे और एमसीक्यू इजी मिलेंगे। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर वेरी कर सकता है, पेपर के ऊपर कोई भी जोर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर अगर बेसिकली देखा जाए तो 40 मिनट का टाइमर मिलता है, यानी एमसीक्यू के लिए भी आपको 40 मिनट मिलेगा और शॉर्ट आंसर के लिए 40 मिनट मिलेगा। यहां पर क्या होता है, बेसिकली सेक्शनल टाइमर होता है। अगर देखा जाए तो मैं क्या कहूंगा, सेक्शनल टाइमर। यहां पर एक सेक्शनल टाइमर वर्क करता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही पेपर अपीयर होता है तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर का सेक्शन आता है, फिर एमसीक्यू का आएगा और फिर आता है आपका वीएआरसी का। तो इसके लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। तो 40 मिनट पहले इसके लिए मिले आपको। आपने 40 मिनट में क्या करा, जिसको पेपर को सॉल्व किया, इस सेक्शन को सॉल्व किया, जैसे ही टाइम खत्म आगे अपने आप ही स्विच हो जाएगा, आगे अपने आप स्विच हो जाता है। बट रोहतक में ऐसा कुछ नहीं होता है। रोहतक में आप इधर उधर शफल कर लेते हो। तो बेसिकली ये एडवांटेज आपको रोहतक के अंदर मिल जाती है एज कंपैरिजन टू योर इंदौर, ठीक है। इंदौर में इसके लिए 40 मिनट, पहले शॉर्ट आंसर के लिए 40 मिनट दो, फिर उसके बाद में अगला सेक्शन आएगा एमसीक्यू का, फिर उसके लिए 40 मिनट, फिर अगला सेक्शन आएगा, 40 मिनट खत्म होते हैं, फिर इंग्लिश चालू हो जाती है। तो बेसिकली सेक्शनल टाइमर है, यहां पर आप शिफ्ट कर सकते हो आगे पीछे, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। दूसरा, मार्किंग की बात करें तो जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन +4 -1 की मार्किंग में चलते हैं, +4 -1 की मार्किंग में। बट अगर शॉर्ट आंसर की यहां पे बात करी जाए तो शॉर्ट आंसर में +4 होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। यानी आप चाहो तो 15 के 15 क्वेश्चन करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं होगा। ये आपको एडवांटेज मिल जाता है शॉर्ट आंसर के अंदर। बट एज कंपैरिजन टू एमसीक्यू सेम पैटर्न है रोहतक और इसका, के +4 और -1। तो क्वांट के अंदर ये सेम पैटर्न ही चलता रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। गोइंग विद द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो अब आ जाते हैं अपन डिफिकल्टी के बारे में बात करें, टॉपिक्स की बात करें तो क्या होता है। अब आता है कि अपन सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे रोहतक के बारे में। रोहतक की अगर डिफिकल्टी के बारे में बात की जाए तो इसकी क्या होती है, डिफिकल्टी अगर देखी जाए इस पेपर की तो मॉडरेट डिफिकल्टी कही गई है। इस पेपर की डिफिकल्टी क्या होती है आपकी, एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है कि आपको ज्यादा टफ नहीं मिलता है, इजी मिलता है। जैसे इस साल का भी पेपर अगर बात करूं तो बहुत इजी पेपर था अगर क्वांट के, तभी तो कट ऑफ अगर देखी जाए तो बहुत हायर साइड में गई है। तो इसलिए पेपर बहुत इजी लेवल ऑफ आया था, ठीक है। इजी लेवल ऑफ आने की वजह से फायदा क्या होता है, पेपर करना तो अच्छा हो गया बट कट ऑफ बहुत हाई होती है, कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है। जैसे पिछले साल का रेशियो अगर देखूं तो जितने भी बच्चे थे उनके सिर्फ 6 to 7% अराउंड को क्या हुआ था, इंटरव्यू कॉल्स आए थे। अराउंड इस साल भी इतना ही कुछ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2025 के पेपर की बात करता हूँ तो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, पेपर आसानी से किया जा सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पेपर नहीं कर सकते थे, पेपर आसानी से कर सकते थे। हर कोई, जितने भी जनों ने पेपर दिया, अगर टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर बच्चों ने अराउंड 105 अबव अटेंड करे हैं, 105 अबव आराम से अटेंड करें। एक बात याद रखना, जब मॉडरेट डिफिकल्टी होता है तो एक्यूरेसी पे भी दिक्कत पड़ती है, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको यहां पर। तो याद रखिएगा, जब भी मैं रोहतक की बात करता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी प्ले अ वाइटल रोल इन दिस। आप एक्यूरेसी के बिना इसको नहीं कर सकते, स्पीड के बिना नहीं कर सकते। बेसिकली स्पीड तो रिक्वायर्ड ही है, आप विदाउट स्पीड इस पेपर को, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड कम है तो क्या हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेंड होंगे। इस कारण हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्पीड पे थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रोहतक डिफिकल्टी लेवल क्या होता है इसका, मॉडरेट होता है और स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी। एमसीक्यू बेस्ड होगा और ज्यादातर क्वेश्चन इसके अरिथमेटिक रिलेटेड होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 60 से 70% अराउंड पोर्शन आपका अरिथमेटिक को डिवोटेड हो जाएगा और बाकी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे पोर्शंस की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर क्वांट का इस तरीके से यहां पर बनता है रोहतक में। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, वापस रिपीट करता हूं, डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट, अरिथमेटिक ऑन हैवी साइड 70% अराउंड 60-70%, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है और स्पीड, फोकस किस पे करना है आपको, स्पीड पर।
बेसिकली याद रखिएगा, स्पीड इज द वाइटल। स्पीड, अगर रोहतक का पेपर क्लियर करना है तो स्पीड पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू इंदौर, इंदौर क्या करता है? इंदौर अपने पेपर को पहले से ही डिफिकल्ट लेवल पे बनाएगा। मैक्सिमम टाइम पे आप हमेशा देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अगर आप देखोगे तो इंदौर का पेपर हमेशा डिफिकल्ट है। इंदौर का पेपर डिफिकल्ट क्यों है? मेजरली इसका डिफिकल्ट होने का कारण है, कारण क्या रहता है? ये अपने एडवांस टॉपिक्स को ज्यादा रहता है, यानी एडवांस मैथ्स को ज्यादा इंक्लूड करके बैठा है। एडवांस मैथ्स बोले तो आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक्स, लॉग्स, इंडाइसेस, सर्ट्स, मेट्राइसिस, डिटर्मिनेंट। तो आपको क्या होता है, यहां पर ये बहुत देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ से एक बार बताता हूं। जैसे ये देखिए, आईपी मेट इंदौर का क्वांट वाइज सेक्शन का देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जो ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक बहुत स्टेबल पोर्शन पे है कि मैं तो 8 ही हूं। 2023 और 24 का कंपैरिजन लाया हूं मैं आपके लिए। तो अरिथमेटिक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे, अरिथमेटिक चेंज नहीं हुई। चेंजेस होते हैं आपके मॉडर्न मैथ्स और एल्जेब्रा और बाकी सारे टॉपिक्स में रिलेटेड। अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम का एकदम ही इंक्लाइन हो गया, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स का ऊपर नीचे चल रहा है, तो इस साल भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिला था, बहुत टफर साइड पे आया था, ठीक है। इन द सेम वे आपके एल्जेब्रा भी बहुत 23 चॉइस में स्टेबल रहा है, ठीक है। एंड डीआईएलआर का पोर्शन हमेशा स्टेबल रहा, कभी वो पूछ लेता है, कभी डीआई पूछ लेगा, कभी एलआर पूछ लेगा। तो यहां पर क्या होता है कि आपका बहुत स्टेबल पोर्शन है, अरिथमेटिक स्टेबल है, क्योंकि बेसिक क्या होता है, जहां पर अरिथमेटिक ज्यादा आती है वो पेपर इजी हो जाता है। जैसे रोहतक का इजी होने का कारण उसकी अरिथमेटिक ज्यादा पूछना है। तो यहां पर ये अरिथमेटिक एक पॉइंट पर स्टैग्नेंट है कि मैं नहीं बढ़ूंगी, तो ये नहीं बढ़ रही है, इस कारण यहां पर चेंजेस है। यहां पर चेंजेस होने के कारण ये पेपर क्या हो जाता है, आपका डिफिकल्ट लेवल पर चला जाता है। तो यहां पर मैं यही बात कह रहा था आपसे कि ये पेपर क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। नाउ अब आ जाता है एडवांस टॉपिक्स की। मैंने आपसे बात करी कि एडवांस मैथ्स पूछ रहा है, मॉडर्न मैथ्स पूछ रहा है, पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंडाइसेस, सर्ट्स, लॉग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आपके। शॉर्ट आंसर सेक्शन की वजह से वैसे भी टफ हो गया, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है तो थोड़ा तो डर लगता ही है, तो उधर से साइड से टफ हो जाता है सिंपल। फिर उसके बाद में एडवांस मैथ्स के पोर्शंस ज्यादा होना, तो ये साइड को टफ बना देता है। दूसरी जो इसकी साइड टफ बनाती है वो बनाती है इसके क्वेश्चन नंबर 21 से 30। अगर मैं बात करूं तो 21 से 30 बेसिकली आपके DILR के क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये 100% DILR होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 5 क्वेश्चन DI 5 क्वेश्चन LR पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 क्वेश्चन तो DI के पूछे, सिर्फ 5 क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है वो LR के ही सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं इस साल की बात करूं तो 2025 का जो अभी पेपर हुआ था, इसमें आपका DI का सेट आ गया था। एंड में 5 क्वेश्चन DI के उसने दे दिए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स पे जाएंगे तो उसमें LR का सेट भी आ रखा है 5 क्वेश्चन का। तो यहां पर यह बात नहीं क्लियर है कि किसी भी चीज को पूछता है, क्या कौन सी चीज पूछ सकता है। अब DILR की वजह से पेपर पे क्या फर्क पड़ता है? मेन बात, DILR की वजह से पेपर पे फर्क ये पड़ता है कि ये पेपर को थोड़ा और टफर साइड में लेके जा रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस साल की जो DI थी, DI वॉज क्वाइट ईजी, बट वो कैलकुलेटिव बना दी गई थी। कैलकुलेटिव बनाने के चक्कर में क्या होगा, कैलकुलेटिव जैसे ही बनाया तो अब हुआ क्या कि उसके कैलकुलेशंस में ज्यादा टाइम लग रहा था। कैलकुलेटर होता है हमारे पास अवेलेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेटर को यूज करना, फिर उसे सॉल्व करना, उससे क्या हुआ कि पेपर में बच्चों को टाइम ज्यादा लगने लग गया। तो दैट क्रिएटेड एन एंग्जाइटी। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि अरे यार कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, अरे यार ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि क्वेश्चंस कम हो गए, तो इससे पेपर का लेवल डिफिकल्टी बढ़ गया, लेंदी बना दिया गया था पेपर। तो यहां से DILR से ये फर्क पड़ता है। DI से ये बड़ा LR में अगर आपका कोई एक सेट आ गया, LR का कोई सिटिंग अरेंजमेंट का सेट आ गया या कुछ भी किसी भी तरीके का एक सेट आ गया, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहां पर वो साइड को टफ कर देता है। जबकि यही पोर्शन हमें रोहतक के साइड में LR के जो सेट आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। तो आपका एक पूरा सेक्शन ही डिवोटेड है DILR को। तो यहां पे एक फायदा हो जाता है कि वो क्वांट में पूछता ही नहीं है, यहां पे वो क्वांट में पूछ लेता है, यहां पे वो क्वांट में नहीं पूछता। DILR का एक अलग ही सेक्शन है, तो वहां पे वो पूछेगा, तो दैट इज क्वाइट कि हाँ भाई आराम से हो जाएगा। तो यहां पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, बट यहां पर क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कंसेप्ट हैवी क्वेश्चन, बेसिकली पूरे लेंदी क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इंदौर कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस को पूछेगा। तो इस कारण क्या हो जाता है, आपका इंदौर का और रोहतक का डिफिकल्टी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल कुछ इस तरीके से सेट है,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सो यू कंफर्टेबल विद द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, कि इंदौर और रोहतक का डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से वेरी करता है। एमसीक्यू होने की वजह से ये पूरा सेक्शन टफ नहीं रहता है, इजी साइड में आ जाता है, मॉडरेट डिफिकल्टी हो जाती है। स्पीड पे ध्यान देना है, ठीक है। अरिथमेटिक है तो और ज़्यादा है कि अरिथमेटिक की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो पेपर थोड़ा इजी साइड पे आ गया। डिफिकल्टी लेवल वैसे भी मॉडरेट है, स्पीड पे ध्यान देना है। एंड टाइम इज एबंडेंट, टाइम अच्छा खासा मिल कर अगर आप सही तरीके से मैनेज करें तो टाइम बहुत अच्छा होता है। इंदौर के अंदर हायर मैक्स आने की वजह से थोड़ा सा टफर साइड में आ गया, शॉर्ट आंसर की वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो गया, DILR की वजह से भी आपका टाइम जाता है, तो यहां पर ये दिक्कत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि मेरे को तो सर रोहतक ही जाना है, मेरे को नहीं जाना है इंदौर, तो मैं उस बच्चे को कहूंगा कि आप क्या करिए, अपने अरिथमेटिक्स पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपकी अरिथमेटिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अरिथमेटिक के सारे कंसेप्ट को रिवाइज करिए। फॉर एग्जांपल टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस निकालिए। इसके क्वेश्चंस का एक लेवल हो गया, अच्छे से हो गया, तब जाके फिर क्या करिए, आप जो टेस्ट लगाते हैं वो टाइमर के साथ टेस्ट लगाइए, टाइम के हिसाब से। क्योंकि क्या होगा, टाइम इज अ मेजर रोल। क्योंकि मेरे को ध्यान किस पे देना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। इसलिए जो भी मैं टेस्ट लगाऊं, यार फॉर एग्जांपल मैं अगर मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूं, या कोई बुक सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं उसके अंदर भी टाइमर लगा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। एक बार पहली बार करूंगा तो टाइमर नहीं लगाऊंगा, लेकिन दूसरी बार जब रिवीजन प्रैक्टिस करूंगा तो मैं उसके अंदर टाइमर लगा दूंगा कि मैं 20 मिनट में 15 क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से करूंगा। तो यहां पर ये क्या हो जाता है, ये मेरी हेल्प करने लग जाएगा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी में तो आप कोशिश करिएगा हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और एक्यूरेसी पे भी फर्क तो पड़ेगा। बट अगर कोई कहता है कि नहीं सर मैं तो सर इंदौर की बात कर रहा हूं, मेरे को तो इंदौर प्रिपेयर करना है, तो मैं बहुत स्पेसिफिकली उसे कहना चालू कर देता हूं कि आप क्या करिए, अपने मॉडर्न मैथ्स को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। मॉडर्न मैथ्स हो गई, एडवांस मैथ्स हो गई। जैसे कहने का मतलब कि ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। अगर इंदौर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करो, मेंसुरेशन हो गई, ठीक है, ट्रिगो हो गई, मेट्राइसिस होगा आपका, मेट्राइसिस नाम का एक टॉपिक आता है, ठीक है, जो आपके 12th क्लास का एक टॉपिक है बेसिकली। फिर उसके बाद में आपका बाइनोमियल थ्योरम होता है एक टॉपिक। फिर उसके बाद में आपकी लॉग, जो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये बेसिकली हायर मैथ्स के टॉपिक्स है, एडवांस मैथ्स के टॉपिक है। तो इस पे कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से हो जाए, ये बहुत सही से हो जाए। इसकी वजह से क्या हेल्प होगी आपकी, इसकी वजह से एक मेजर लेवल ऑफ हेल्प ये हो जाती है हमारी कि हम क्या होगा कि इसको अगर स्ट्रेंथन कर लेंगे और मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा था रोहतक के अंदर 60 to 70% पोर्शन अर्थमेटिक का है, यहां पर 60 to 70% पोर्शन हायर मैथ्स का है। तो यहां पर ये जब टॉपिक स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो आप इंदौर के बारे में सोच सकते हो। तो इंदौर की स्ट्रैटेजी सिंपल सी है कि आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आप इस पे करें। दूसरा, आप क्या करिए, DI के क्वेश्चंस करिए। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो यू शुड डेली, अगर आप इंदौर में कर रहे हो, इंदौर की मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा इंदौर में आपको डेली क्या करना चाहिए, एक DI का सेट लगाना शुरू करिए और एक LR का सेट लगाना शुरू करिए। 5-5 क्वेश्चन का सेट लगाओ। दिस वुड हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग एट दैट टाइम, वहां पे जाके बहुत हेल्प करता है। तो यहां पर ये स्ट्रेंथन हो गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी हायर मैथ्स। तो मैंने कहा कि इसको अच्छे से कर लो, DILR का अच्छे से पोर्शन हो जाएगा, तो इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, नॉट MCQ, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन से उठाने की जगह कोशिश करूं कि मैं उसे पूरा सॉल्व करूं कंसेप्ट वाइज, कि अच्छा ऐसे हुआ क्या हुआ, तो वो सारी चीजें मैं करूंगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, वापस इसके अंदर प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल करती है, याद रखिएगा। इफ यू वांट टू गो फॉर रोहतक तो आई वुड से यू की स्पीड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैं रोहतक की बात की इंदौर पे आता हूं, तो इंदौर में मैं कहता हूं कि यार एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस, ठीक है। यहां पर गेम ये नहीं होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करो, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। उतने क्वेश्चन करो जितने आते हैं, तो अपने आप ही आपका एक लेवल मेंटेन हो जाता है। अगर स्ट्रेटेजी वाइज देखी जाए तो मैं आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट कि आपको किस किस चीजों पर ध्यान देना है। मूविंग टूवर्ड्स, आगे अगर बढ़ते हैं तो अब मैंने आपको ग्राफ तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। तो आगे जस्ट फॉर एग्जांपल अब आते हैं इंदौर पे। तो इंदौर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपके 11th-12th की मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है, 11th-12th का मैथ्स का। और आप कंफर्टेबल होने चाहिए DI और SA से, DI और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है बात कि 11th-12th के मैथ्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आता है मेरे पास, तो ये से कि भाई मेरे को इंदौर का करना है, तो सर क्या करना है, तो मैं कहूँगा यार थोड़ा सा ना
अपनी हायर मैथ्स पे ध्यान देना। 11-12 के कुछ टॉपिक है जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, ये 11-12 के टॉपिक्स हैं छोटे से, तो इनको ही आपको थोड़ा सा अच्छे से कर लो तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी तो फिर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा और हायर साइड में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बट अगर एक रोहतक का कंपेयर आता है तो मैं रोहतक वाले बच्चों को कहता हूँ कि 9-10 लेवल तक का थोड़ा सा सही कर लो, अच्छे से कर लो, ये आपका बेसिक है, फिर उसके बाद में हायर होगा। तो 9-10 लेवल ऑफ मैथ्स दोनों जगह रिक्वायर्ड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपके 11-12 के टॉपिक्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, तो ये एक पोर्शन हो जाता है जो कि आपको हेल्प कर देता है कि हाँ किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। तो आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट कि हाँ भाई आपको समझ में आया कि क्वांट के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्वांट का पूरा पूरा मेरा पोर्शन क्या रहेगा। तो अपन ने बेसिकली बात करी, यहाँ से बात अपनी स्टार्ट हुई थी कि पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पेपर पैटर्न क्या है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई मॉडरेट लेवल, डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से रहेगा, किस तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। देन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की, रोहतक और इंदौर में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, तो हमको किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, किस पोर्शन पे कम ध्यान देना है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन किस तरीके से चल रहा है इसका, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि हाँ इंदौर के अंदर क्या हो रहा है। एंड देन क्या चीज़ें हैं जो आपको कंफर्टेबल बनाती है रोहतक और इंदौर में। आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सही से। एक बार वापस इस वीडियो से जाइए, एक बार वापस देखना कि हाँ क्या क्या पोर्शन है जो आप कुछ चीज़ें हमको और अच्छे से करनी है, तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू आउट। ठीक है, वापस देखो, वापस समझो। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।